क्या अभी भी लोकतंत्र को समझने में और उसकी परिभाषा लिखने में आपको तकलीफ होती है? तो लोकतंत्र क्या है? बेसिकली लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद पेंगुइन। टुडेज टॉपिक इज लोकतंत्र को समझना, अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। इसमें देश की सत्ता जनता में निहित होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन चलाती है और सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब हम लोग वोट करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और फिर वो हमारे काम करती है। मतलब जो भी सरकार के काम होते हैं वो सब करती है, रोड बनाना, हॉस्पिटल सर्विसेज देना, सारे काम करती है। और अगर वो कोई काम करती है और उसमें गलतियाँ होती हैं तो उसके जवाबदेही भी उन्हीं की होती है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं। अब लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं? पहला, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र कब होगा? जब लोग फेयरली, मतलब बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, भागीदार बनेंगे। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है। चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित रूप से कराए जाते हैं। मतलब किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती कि तुम्हें चुनाव में इसको वोट करना है या उसको वोट करना है। सब अपनी मर्जी से वोट करते हैं। सेकेंड इज वयस्क मताधिकार। मतलब वयस्क का मतलब होता है एडल्ट, 18+, 18 वर्ष उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के मतदान कर सकता है। मतलब 18+ जितने भी लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति या किसी भी रंग का क्यों ना हो, उसे वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। थर्ड है हमारा कानून का शासन। मतलब सभी नागरिक और शासन कानून के अधीन होते हैं। मतलब कानून में जो लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो संविधान है उसमें जो जो लिखा है हमें सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा। कानून अगर कहता है कि सबको 18+ जितने भी हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है तो है, कोई उसे रोक नहीं सकता। मौलिक अधिकारों का सम्मान। फोर्थ पॉइंट इज मौलिक अधिकारों का सम्मान। प्रत्येक नागरिक को अपने विचार रखने, बोलने, लिखने, सभा करने, धर्म पालन करने आदि के अधिकार प्राप्त हैं। हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं और कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से हमें क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी सभा में बैठ सकते हैं। मतलब आप अगर पार्टी करने जाते हो तो कोई आपको रोक सकता है? नहीं। और अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हिंदुइज्म को बिलीव करते हो तो आप हिंदुइज्म में जा सकते हो। अगर आप बुद्धिज़्म को फॉलो करना चाहते हो आप उसे फॉलो कर सकते हो। अगर आप, मतलब कोई भी किसी भी धर्म में आप उसका पालन कर सकते हो। नेक्स्ट इज बहुमत का शासन। शासन किसका होता है? बहुमत का। अब वोट करते हैं तो रिजल्ट आता है ना, अब जिसके वोट सबसे ज़्यादा होती है उसकी सरकार बनती है, बहुमत की सरकार बनती है। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। जो रिजल्ट आता है, जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों को के अधिकारों को भी ध्यान में रखा जाता है या उनकी रक्षा की जाती है। जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो की संख्या कम है हमारे देश में, उनके अधिकारों को और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी भी रक्षा की जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, या लोकतंत्र की क्या आवश्यकता है। इसे सरकार जनता के प्रति जवाबदेही रहती है। मतलब इसकी वजह से अगर लोकतंत्र होगा तो जब जनता सरकार से जवाब मांगती है, सवाल करती है, तो जो सरकार है उसे सवाल के उत्तर देने पड़ते हैं, जवाब देने पड़ते हैं। यह लोगों को शासन में भाग लेने का अवसर देता है। सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है ना। आप कोई भी जो व्यक्ति है नॉर्मली वो वोट, मतलब वोट में पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, सीट के लिए खड़ा हो सकता है। समानता, स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा होती है। सबको समानता मिलती है, सबको वोट देने का अधिकार है। फिर स्वतंत्रता होती है कि अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हो, और अगर इनका उल्लंघन होता है तो न्याय भी मिलता है। मतभेदों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से हल किया जाता है। जो मतभेद होते हैं, जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या लड़ाइयाँ होती हैं,
उनको शांतिपूर्ण तरीके से या संवैधानिक कानूनी तरीके से उसे हल किया जाता है। यह व्यक्ति की गरिमा और उसके विकास को सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति के जो विकास है, जो उसकी गरिमाएं हैं, उनको सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट इज लोकतंत्र की चुनौतियाँ। अब चुनौतियाँ क्या क्या हैं? अब जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसकी चुनौतियाँ भी तो होती हैं। तो पहली चुनौती क्या है? भ्रष्टाचार। भारत में पारदर्शिता की कमी और रिश्वतखोरी है। आप सबको पता है, आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में आजकल एडमिशन लेने चले जाओ या कहीं भी चली जाओ तो आपसे डबल फीस मांगते हैं, डोनेशन मांगते हैं या फिर रिश्वतखोरी करते हैं। बड़े से बड़े अधिकारी, छोटे से छोटे अधिकारी रिश्वत मांगते हैं। धन और बाहुबल का प्रभाव, चुनाव में पैसे और ताकत का उपयोग। मतलब लोग क्या करते हैं, चुनाव आए, अपनी जो कैंपेन होती है उसमें क्या करते हैं, लोगों को पैसे दे दे के रैली में शामिल कर लेते हैं। फिर उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती गांव में क्या होता था कि गुंडों को भेज देते थे और ज़बरदस्ती वो काम करवाते थे। वही काम यहाँ होता है। गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से फैलने वाली झूठी खबरें। कई बार आपने सुना है कि यहाँ पर ये हो गया और वहाँ पर ये हो गया। कई बार वो चीज़ें झूठी भी होती हैं, झूठी अफवाहें भी होती हैं। तो उससे जो लोग हैं बाकी, वो डर जाते हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन देती है। सामाजिक और आर्थिक असमानता, जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब है और जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है। गरीबी, अशिक्षा, जो अनपढ़ है वो अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं समझ आता। और भेदभाव के कारण सभी की समान भागीदारी नहीं हो पाती कि जो अनपढ़ है उसको सेम बराबरी वाली पोस्ट थोड़ी दे दोगे। अब मान लो कोई अध्यापक है, क्या किसी अनपढ़ व्यक्ति को अध्यापक की नौकरी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। मतदाता जागरूकता की कमी। पहले क्या होता था कि मतदाताओं को पता ही नहीं होता था कि वोट करना भी है, ज़रूरी है, नहीं है, तो लोग जाते ही नहीं थे वोट करने। तो सरकार ने जागरूकता फैलाने के कई अभियान चालू कर रखे हैं, पर फिर भी बहुत से लोग अपने अधिकारों और मुद्दों के बारे में जागरूक नहीं होते। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अधिकार है क्या, क्या उनके मौलिक अधिकार है, कहाँ उन्हें वोट करने का अधिकार है, क्या नहीं है। लोकतंत्र के प्रकार। अब लोकतंत्र कितने प्रकार के हैं? लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जिसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, और अप्रत्यक्ष जिसे हम प्रतिनिधिक या रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है, इसमें नागरिक स्वयं सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। जो नागरिक है वो जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं, क्या आप अपने लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले पाते हो? खुद के डिसीजंस ले पाते हो? तो सरकार के निर्णय कैसे ले सकते हो आप? इसीलिए ये डेमोक्रेसी बहुत कम देखी जाती है। जनता सीधे कानून बनाने और नीतियाँ तय करने में भाग लेती है। तो जनता है वो डायरेक्ट अगर कानून बनाएगी, तो आप मानो कि मुझे किसी से दुश्मनी है तो मैं तो उसका सत्यानाश कर दूंगी। तो क्या ये ठीक है कि जनता डायरेक्ट कानून बनाने या नीतियाँ तय करने में भाग ले? नहीं। तो ये जो व्यवस्था है या ये जो लोकतंत्र है, कुछ ठीक नहीं है। यह व्यवस्था छोटे देशों या छोटे क्षेत्रों के लिए अधिक सफल होती है। मान लो आपके क्लास में ग्रुप बना, उसमें जब 5 या 6 लोग हैं या 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 30 लोग हैं, तो आप इजीली हैंडल कर पाओगे। लेकिन करोड़ों की संख्या में जब पॉपुलेशन है, जनता है, तो क्या उसके फैसले कुछ लोग मिलकर ले सकते हैं? या सब अपनी अपनी राय देंगे तो सबकी राय अलग अलग होगी। तो क्या निष्कर्ष निकालना आसान होगा? नहीं। तो उदाहरण के लिए क्या है, स्विट्जरलैंड में कुछ कैंटन ऐसे हैं जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिक लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हो? रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कोई एक व्यक्ति या एक समूह जो पूरी जनता को रिप्रेजेंट कर रहा हो। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के माध्यम से चुनती है। जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, चुनाव इलेक्शन के माध्यम से चुनती है।
चुने हुए प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार चलाते हैं और कानून बनाते हैं। तो जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं या जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो सरकार को चलाते हैं। बड़े देशों में यही व्यवस्था अपनाई जाती है, जैसे कि इंडिया अपना बड़ा देश है ना, उसमें भी यही व्यवस्था है। अमेरिका, ब्रिटेन कुछ इसके उदाहरण हैं जहाँ पर यही व्यवस्था अपनाई जाती है। एक अच्छे लोकतंत्र की विशेषताएं। एक अच्छे लोकतंत्र में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अब जो हमने चुनौतियां पढ़ी थी ना, वही विशेषताओं में आएंगी। पारदर्शिता की मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो हो रहा है जनता के सामने हो और जनता सरकार से प्रश्न कर सके और सरकार उसके उत्तर दे या वो अपने कार्यों के लिए जवाबदेही हो। शासन के निर्णय और कार्य सार्वजनिक होने चाहिए और जानकारी जनता तक पहुंचनी चाहिए। जवाबदेही, सरकार और उसके प्रतिनिधि अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हों, कि अगर जनता आपसे कोई प्रश्न कर रही है सरकार से तो आप उसके उत्तर देने में सक्षम हो। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, जो नागरिक हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं, वो इतने जागरूक होने चाहिए जैसे कि लोग मतदान करें, जो लोग हैं वो वोट करें, विचार रखें, सवाल पूछें और समाज के विकास में भाग लें। अब जनता से आप जो जनता है सरकार से आप सवाल ही नहीं पूछोगे तो सरकार तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। अब आप एक छोटी सी बात देखो कि क्लास में मैम आपसे क्वेश्चन ही ना करे तो क्या आप पढ़ेंगे? नहीं। तो जब जनता जागरूक ही नहीं होगी तो क्या सरकार सही से काम करेगी? तो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, एक अच्छी सरकार बनाने के लिए लोगों का जागरूक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र हो ताकि किसी में भेदभाव ना कर सके और सभी को न्याय मिल सके, निष्पक्ष हो। स्वतंत्र मीडिया, मीडिया को बिना किसी भेदभाव के या दबाव के सच्ची खबरें छापने की अनुमति हो या दिखाने की स्वतंत्रता हो, तभी तो वो बता पाएंगे कि देश में चल क्या रहा है। नेक्स्ट इज मानव अधिकारों का संरक्षण। मानव अधिकार कौन कौन से हैं? अपनी एजुकेशन का अधिकार, हमारी शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। तो प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा उसमें की जाती है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें। अब भारत में लोकतंत्र कोई नया थोड़ी है। भारत में लोकतंत्र कोई नई व्यवस्था नहीं है। इसकी जड़ें प्राचीन भारत तक जाती हैं, मतलब पुराने समय में भी होती थी। उस समय में कई क्षेत्रों में गणराज्य, रिपब्लिक्स और सभाओं के माध्यम से शासन चलाया जाता था। राजा होते थे, राजा की सभा होती थी। आपने देखा ही होगा पुरानी पिक्चर्स और ये जो टीवी सीरियल्स होते हैं उसमें दिखाते हैं ना कि राजा अपनी सभा के साथ बात करता है, उसके सभागण होते हैं, रिपब्लिक्स होते हैं। तो उसमें जो बातचीत करके वो सारी चीज़ें होती थी वो भी तो एक तरीका का लोकतंत्र ही था ना। लोगों को अपनी बात रखने का मौका तो दिया जाता था। स्वतंत्रता के बाद भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया और स्वयं को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया। मतलब कि संविधान के मुताबिक जितने भी देश की व्यवस्था है उसको चलाया जाएगा और जो सरकार है वो लोगों द्वारा चुनी जाएगी। ऐसा कब लागू हुआ भारत में? 26 जनवरी 1950 को। अब पंचायत क्या होती है? आप सभी को पता है, पंच मतलब 5 लोग। तो पंचायत बेसिकली कहाँ होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्था है। स्वशासन मतलब खुद से शासन करने वाली, ठीक है। इसका उद्देश्य गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। इसका जो उद्देश्य है, गोल है, वो क्या है कि जो लोग हैं गांव के, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए और गांव के विकास के लिए कार्य करना है। जो गांव का विकास है उसके जो ध्यान रखता है, उसके जो कार्य करता है वो कौन करता है? पंचायत करती है। पंचायत के सदस्य गांव के लोगों द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। जो पंचायत के सदस्य हैं वो गांव के लोगों द्वारा चुनाव होते हैं और उसमें चुने जाते हैं। पंचायत के मुख्य कार्य, अब क्या क्या कार्य हैं गांव के अंदर पंचायत के, वो हम देखते हैं। गांव में सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं का विकास करना,
स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की देखभाल करना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाना, गांव के विकास से जुड़ी निर्णय लेना। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर। अब 3 स्तर पे पंचायती राज होता है। पहला ग्राम पंचायत, जो सिर्फ गांव के स्तर पर है, जितनी भी गांव की समस्या हैं, गांव के कार्य हैं, वो ग्राम पंचायत करवाएगी। फिर पंचायत समिति, कई ग्राम, मतलब एक ऐसा होता है ना, एक बड़ा सा गांव होता है, उसमें छोटे 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 कई गांव होते हैं, तो उन सब का जो मिलकर एक पंचायत समिति बनती है, जिसमें से वहाँ से हर गांव का व्यक्ति होता है, और फिर उनके लिए एक कंबाइन जुड़ा हुआ निर्णय लिया जाता है। उसे उसका वो किसके अंदर आता है, हमारा पंचायत समिति के अंदर। जिला परिषद जिला स्तर पर कार्य करती है, मतलब जैसे अपने दिल्ली में है ना डिस्ट्रिक्ट, वैसे ही जिला परिषद। विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था, अब सिर्फ भारत में नहीं है, विश्व में भी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसे फॉलो करते हैं लोग। लोकतांत्रिक व्यवस्था के शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। आज दुनिया में अनेक देशों में लोकतंत्र अपनाया गया है। मैंने बताया ना लोकतंत्र है क्या, और बहुत सारे देशों ने इसे अपनाया है। ऐसा सिर्फ भारत नहीं है जिसने लोकतंत्र अपनाया है। उदाहरण भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान आदि, सब में वोट होते हैं, सब में लोकतंत्र अपनाया गया है, लोग अपने शासन करते हैं। विश्व स्तर पर लोकतंत्र के प्रकार हमने भारत के स्तर पर पढ़ लिए, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या नॉर्मल जो होते हैं, बट अब विश्व स्तर पर कौन कौन से प्रकार हैं लोकतंत्र के। संसदीय लोकतंत्र या राष्ट्रपतितात्मक लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र क्या है, वर्ड से समझ में आ रहा है, संसद, जिसमें संसद इन्वॉल्व होती है। संसदीय लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका, जो कार्यपालिका कार्य कौन करता है, सरकार का गठन संसद से होता है, और वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और वो किसके क्वेश्चंस का आंसर करती है या किसके प्रश्नों का उत्तर देती है, संसद के। इसमें आता कौन कौन है, प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रमुख होता है, तब वह पद बना रहता है जब तक उसे संसद में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। उदाहरण भारत, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और कनाडा। यहाँ इन सब जगहों पर संसदीय लोकतंत्र है। राष्ट्रपतीय लोकतंत्र, राष्ट्रपति से समझ में आता है, तो इसका प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय शासन व्यवस्था कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण या बंटवारे के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख तथा सरकार का प्रमुख दोनों होता है। राष्ट्रपति निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है और पद पर बने रहने के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। उदाहरण अमेरिका और ब्राजील। लोकतंत्र के विकल्प, अब अगर लोकतंत्र ना हो तो हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं कि हम उनके अलावा क्या क्या हो सकता है। पहला है राजतंत्र। राजतंत्र में राजा या रानी देश पर शासन करते हैं, सत्ता सामान्यतः वंशानुगत होती है, मतलब राजा और रानी तो समझ में आ गया कि शासन करते हैं, वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, कि जैसे जो राजा है उसका बेटा आने वाले टाइम पर राजा बनेगा। पहला, इसके भी अलग अलग पार्ट हैं। पहला है निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश मतलब जिसपे कोई पाबंदियां नहीं होती। निरंकुश राजतंत्र में राजा या रानी के पास असीमित शक्तियां होती हैं, मतलब शक्तियों का कोई तोड़ ही नहीं है कि कहीं वो जाके रुकनी है, उनके मन में जो आएगा वो कर सकते हैं। उदाहरण सऊदी अरब। सऊदी अरब में जो राजा है या रानी है, उनकी शक्तियाँ, मतलब उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, उनका जो मन करेगा वो कर सकते हैं। दूसरा है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र मतलब संविधान से जुड़ा हुआ है, कि राजा और रानी केवल नाम के लिए होते हैं, कि जो पुरानी पीढ़ियाँ, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो वास्तविक व्यवस्थाएं सब चलती आ रही है ना, औपचारिक, वो फॉलो करने के लिए होता है।
बेसिकली जो वहाँ पर शासन होता है वो किसके ऊपर होता है? संविधान या कानून के दायरों के अंदर होता है। संवैधानिक राजतंत्र में राजा या रानी केवल औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, मतलब फॉर्मली, सिर्फ दिखावे के लिए, जबकि वास्तविक शक्ति संविधान के अनुसार कार्य करने वाली निर्वाचित सरकार के पास होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो हम जापान, यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन, यहाँ पर ऐसी ही राजतंत्र फॉलो होते हैं। फिर हमारा सेकंड आता है तानाशाही। आपने तानाशाही सुनते ही सबसे पहले किसका नाम याद आता है? मुझे तो हिटलर का आता है। तानाशाही में सारी शक्तियाँ वह जो होती हैं वो एक व्यक्ति या छोटे समूह के हाथों में होती है। स्वतंत्र चुनाव नहीं होते, राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित होती है, मीडिया पर कड़ा नियंत्रण होता है। अब आप खुद सोचो, मैं कहीं पे तानाशाह हूँ, मतलब मैं खुद की सरकार बनाई हूँ और सबको शासन करने के लिए मतलब सबको ऑर्डर दूँ कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, और मीडिया को कह दूँ कि मेरे बारे में कुछ गलत ना छापे, तो क्या वो ठीक होगा? नहीं। तो तानाशाही बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब सैन्य जो हमारी तानाशाही है उसका दूसरा प्रकार क्या है? सैन्य तानाशाही। सैन्य से मतलब क्या समझ में आता है? आर्मी या सेना। सैन्य तानाशाही वह व्यवस्था है जिसमें सेना देश की सत्ता पर नियंत्रण कर लेती है, सामान्यतः सैन्य तख्तापलट के बाद। जब जो सेना है वो देश की जो सरकार है उस पर नियंत्रण कर ले, तख्तापलट कर दे, तो उसे कहते हैं सैन्य तानाशाही। नेक्स्ट इज धर्मतंत्र। मतलब धर्म से क्या समझ में आता है? रिलीजियस, जितने भी हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 धर्म हैं, इनके अलावा बुद्धिज्म जो भी है आपका, वो सब इसमें क्या होता है कि जो इन धर्मों के गुरु होते हैं या जो रिलीजियस पर्सनालिटी होती हैं या जो इन व्यवस्था के उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनके कानून बनाते हैं, या उन्हीं में से जो धार्मिक नेता होता है वो शासन करता है। वो जो हमारी पौराणिक कथाएं होती हैं या धार्मिक मान्यता हैं उनके अनुसार पवित्र ग्रंथों के आधारित, या फिर जितनी भी मतलब हमारी जैसे कुरान है, भागवत गीता है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, इनके आधार पर कानून बनाते हैं या लिमिटेशन सेट करते हैं। उसमें तो उसे कहते हैं धर्मतंत्र, कि धर्म के आधार पर जो शासन किया जा रहा है। इसके उदाहरण कौन सा देश में है? ईरान में। होप कि आपको ये जो टॉपिक है लोकतंत्र की समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी कहीं कुछ रह गया हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।